बेड़ेकर व्याख्यानमाला के आज की व्याख्याता बनारस घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मानस पुत्री पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष का स्वागत है। आज सुर स्वयं मंच पर विराजमान है। जोशी बेड़ेकर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाइक, महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर वाना बेड़ेकर व्याख्यानमाला के समिति प्रमुख डॉक्टर महेश पाटिल सर, विद्या प्रसारक मंडल के सभी सदस्य, वीएन ब्रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन जोशी सर, महाविद्यालय के सभी उप प्रधानाचार्य, सभी विभाग प्रमुख, ग्रंथपाल, पर्यवेक्षक, शिक्षकगण व विद्यार्थी सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का विद्या प्रसारक मंडल के जोशी बेड़ेकर स्वायत्त महाविद्यालय के डॉक्टर वाना बेड़ेकर स्मृति व्याख्यानमाला के 46वें पुष्प, जिसका शीर्षक है धरोहर परंपरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की, में मैं मनीषा ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष आज हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में पधारी हैं। आपकी सुरीली आवाज़ और आपके विचार सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं सोमा जी, किंतु पहले हम आपको अपने महाविद्यालय का परिचय देना चाहेंगे। विद्या प्रसारक मंडल थाने शहर का एक मान बिंदु माना जाने वाला प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। आधुनिक युग में जिस प्रकार किसी शहर की पहचान आईटी हब के रूप में होती है, उसी प्रकार ठाणे शहर के शिक्षा के केंद्र एजुकेशन हब के रूप में विद्या प्रसारक मंडल ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विद्या प्रसारक मंडल की स्थापना इसके संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर वाना बेड़ेकर द्वारा की गई थी। 5 दशकों के अधिक परिश्रम से पोषित किया गया यह छोटा सा पौधा आज अनेक मजबूत शाखाओं वाले विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। इसका प्रमाण हमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में मिलता है, जिन्होंने इसी संस्था से शिक्षा प्राप्त कर अपने क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। पेशे से चिकित्सक रहे स्वर्गीय डॉक्टर वाना बेड़ेकर एक सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। ठाणे शहर के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अन्य शहरों में ना जाना पड़े, इस उद्देश्य से उन्होंने विविध शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। संपूर्ण समाज को सुसंस्कृत बनाना उनका मुख्य ध्येय था और इसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। डॉक्टर वाना बेड़ेकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जोशी बेड़ेकर स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा डॉक्टर वाना बेड़ेकर स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत की गई। डॉक्टर वाना बेड़ेकर के समाज निर्मिति के सपने को बेड़ेकर परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी उसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही है। वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय बेड़ेकर के मजबूत एवं दूरदर्शी नेतृत्व में विद्या प्रसारक मंडल की सभी शैक्षणिक संस्थाएं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। डॉक्टर वाना बेड़ेकर स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत अब तक विभिन्न क्षेत्रों के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने महाविद्यालय में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें अनिल अवचट, सचिन पिलगांवकर, तात्याराव लहाने, पद्मभूषण राजदत्त, पद्मश्री पद्मजा फेनानी जोगलेकर, पंडित विवेक सोनार, गिरीश प्रभुने, रविंद्र शोभने, आरती अंकलीकर टीकेकर, पद्मश्री गजानन माने, श्रीकांत बहुलकर, गिरीश कुबेर, वामन केंद्रे, डॉक्टर गणेश देवी, पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे, डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, कवि नादो महानोर, सामाजिक कार्यकर्ता नीलिमा मिश्र, चंद्रशेखर तिलक, डॉक्टर भरत वाटवाणी सहित अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने प्रेरणादायी व्याख्यानों से इस श्रृंखला को गौरवान्वित किया। सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाली ये व्याख्यानमाला आगे भी समाज के प्रति प्रतिबद्ध श्रेष्ठ व्यक्तियों से सजी रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाइक से निवेदन करती हूँ कि वह हमारी आज की व्याख्याता व मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का स्वागत करें। हम उनका स्वागत शॉल, श्रीफल,
सम्मान चिन्ह, महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका, युवा शिल्प, हमारा अखबार रित और पुष्प गुच्छ देकर करते हैं। धन्यवाद मैडम। उप प्राचार्य व समिति प्रमुख डॉक्टर महेश पाटिल सर से निवेदन है कि वह महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाइक का स्वागत पुष्प देकर करें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विमुक्ता राजे मैडम से निवेदन करती हूं कि वे डॉक्टर महेश पाटिल सर का स्वागत पुष्प देकर करें। मैं उप प्रधानाचार्य सुभाष शिंदे सर से निवेदन करती हूं कि वे वीएन ब्रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन जोशी सर का स्वागत पुष्प देकर करें। मैं इशिता प्रधान मैडम से निवेदन करती हूं कि वो उप प्रधानाचार्य सुभाष शिंदे सर का स्वागत पुष्प देकर करें। इशिता मैडम से निवेदन है कि वे ग्रंथपाल नारायण बारसे सर का स्वागत पुष्प देकर करें। हमारे कनिष्ठ महाविद्यालय की उप प्राचार्य अंजलि पुरंदरे मैडम यहाँ उपस्थित है। मैं इशिता मैडम से निवेदन करती हूँ कि उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैडम। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास व मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहने वाली, अनुशासन और नवाचार का प्रतीक, जिनके नेतृत्व में जोशी बेडेकर महाविद्यालय ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारे महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाइक मैडम से मेरा निवेदन है कि वह अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय व्यासपीठ, आज की अपनी प्रमुख अतिथि सोमा घोष मैडम, इस उपक्रम के प्रमुख एंड वाइस प्रिंसिपल महेश पाटिल सर, सभी उपस्थित मान्यवर, सज्जन और मेरे प्रिय विद्यार्थी दोस्तों, सुप्रभात। मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जो बोलना चाहिए वो सब कुछ आपने अच्छे से बोल दिया है। जस्ट 1 or 2 थिंग्स, जैसे मनीषा मैडम ने कहा कि जोशी बेडेकर कॉलेज एंड VPM इज कमिटेड टू क्रिएट गुड सिटीजन्स, सो टू क्रिएट and nurture sensitivity and sensibility is the motto of Vidya Prasarak Mandal, or for past 3 to 4 generations we are following it. अच्छे आस्वादक घड़ना, अच्छे सुहृद घड़ना, अच्छे कलाकारों का घड़ना, यही हमारा व्रत रहा है। और इसीलिए आप जैसे महान हस्तियों को हम बार बार यहाँ पे बुलाते हैं, तो बच्चों को वो संस्कार मिले कि क्या वैल्यूज़ है, क्या चल रहा है समाज में, क्या है, हमें कौन से पथ पर निकल पड़ना है। अभी कल ही कुछ पढ़ने में आया, बंगाली स्वीट्स को ज्योग्राफिकल टैगिंग हुआ और उसमें संदेश, गुलेर संदेश, ये फर्स्ट टैगिंग हुआ है। तो बंगाल इज नोन फॉर स्वीटनेस, आई सपोज। वो दे हैव स्वीट टंग ऑल्सो, और स्वीट गला भी है। तो आई थिंक बंगाल के साथ ये स्वीटनेस जुड़ा हुआ, इट इज़ इंटरट्वाइंड। रविंद्र संगीत, रविंद्र डांस, so you know there are great traditions in Bengal, baul music. So but one thing which is common to all these traditions is connection of art. Please, please.
connection of art with spirituality and direct connection with God. अभी बातें करते हुए मैडम जी बोल रही थी कि आजकल ये कनेक्शन थोड़ा थिन होते जा रहा है, कुछ अलग कनेक्शंस और कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, विच वॉज वेरी राइटली सेड. मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी. वी ऑल हैव गैदर्ड टू लिसन फ्रॉम सोमा जी, and I thank her for accepting this invitation. You have been very kind, ma'am. And let's see how these traditions can be inculcated amongst our students as well. We can think of a nice course also of Baul music or Rabindra music. Looking forward to similar association. With this, I wish good wishes for this entire endeavor of Vana Bedekar Vyakhyanmala. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. माननीय अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन, सभी विद्यार्थी, उपस्थित श्रोता, आज हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का क्षण है कि हम उस व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जीवंत आत्मा है. एक ऐसी कलाकार जिनकी साधना में परंपरा, विद्वत्ता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का अद्भुत संगम दिखाई देता है. हमारी आज की विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष बनारस घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं. एक ऐसा घराना जो अपनी भाव प्रधान गायकी, शब्द सौंदर्य और आध्यात्मिक गहराई के लिए माना जाता है. पवित्र नगरी काशी में जन्मी डॉक्टर सोमा घोष ऐसे परिवार से आती हैं जिसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और शैक्षणिक परंपरा से गहराई से जुड़ी रही हैं. आप स्वतंत्रता सेनानी श्री मनमोहन चक्रवर्ती की सुपुत्री तथा पंडित हरिहर शास्त्री की पौत्री हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली और संस्कृत के प्रथम अध्यापक थे. यही सांस्कृतिक, बौद्धिक, देशभक्तिपूर्ण वातावरण आपकी संगीत यात्रा में भी मजबूत नींव बना. आपकी संगीत शिक्षा का शुभारंभ आपकी माता श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती के सानिध्य में हुआ. उसके पश्चात आपको श्री नारायण चक्रवर्ती तथा बनारस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती बागेश्वरी देवी से गहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ. आपने ग्वालियर घराने के डॉक्टर चित्रंजन ज्योतिषी के मार्गदर्शन में संगीत की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर राजेश्वर आचार्य का भी सानिध्य आपको मिला. डॉक्टर सोमा घोष भारतीय संगीत जगत में एक विशिष्ट और भावनात्मक स्थान रखती हैं, क्योंकि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मानस पुत्री रही हैं. आपने उनके साथ अनेक ऐतिहासिक जुगलबंदियां प्रस्तुत की हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन तथा भारतीय संसद के बाल योगी सभागार में आयोजित कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. आप बाल योगी सभागार में प्रस्तुति देने वाली पहली महिला कलाकार हैं. डॉक्टर सोमा घोष की संगीत साधना शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत है. आपकी प्रस्तुतियों में ख्याल, ठुमरी, कजरी, दादरा, सावन, भजन और गजल प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं. आपके अनेक ऑडियो एल्बम प्रकाशित हो चुके हैं और आप देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट्स, फ्यूजन म्यूजिक तथा फिल्म संगीत में निरंतर सक्रिय रही हैं. सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, डॉक्टर घोष भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक सजग संरक्षिका भी हैं. आपने देश में लुप्त प्राय संगीत वाद्य यंत्रों के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है, जिसकी सराहना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं की थी. सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी आपका योगदान प्रेरणादायी है. आप बनारसी सिल्क, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान के लिए कपड़ा मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं. वर्तमान में आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सदस्य के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.
पिछले 23 वर्षों से आप एनजीओ मधु मूर्छना ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, विरासत संगीत के प्रचार प्रसार तथा जरूरतमंद और अस्वस्थ कलाकारों की सेवा में निरंतर समर्पित हैं। पिछले एक दशक में आपने 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ संवाद, कार्यशालाएं और संगीत सत्र आयोजित कर शास्त्रीय संगीत के प्रति नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। नागरिक जागरूकता के क्षेत्र में भी आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। वर्ष 2024 के आम चुनावों के दौरान आपने वाराणसी में 17 मतदाता जागरूकता अभियानों का संचालन किया। इसके अतिरिक्त कोविड के बाद की अवधि में आप शिक्षाश्री अभियान के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा में निरंतर आर्थिक सहयोग कर रही हैं। डॉक्टर सोमा घोष के उत्कृष्ट योगदान को अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें काशी कोकिला पुरस्कार, गंधर्व कोकिला पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मश्री सम्मान तथा महाराष्ट्र सम्मान प्रमुख है। आप बाबा एंड मी नामक भावनात्मक पुस्तक की लेखिका भी हैं, जिसमें आपने अपने गुरु भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यादों को संजोया है। इस पुस्तक का अनावरण माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो देवी और सज्जनों, तालियों के साथ एक बार फिर स्वागत करते हैं डॉक्टर सोमा घोष जी का। एक ऐसी कलाकार जो केवल स्वर नहीं गढ़ती बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी स्वर देती हैं। अब तनिक भी विलंब न करते हुए हम सोमा जी से बातचीत शुरू करेंगे। सोमा जी, आपका परिचय अभी मैंने पढ़ा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व की तरफ हमारे विद्यार्थियों को आकर्षित करती हैं, और आज की ये सभा जो है उन्हीं के लिए है। ये जो सवाल मैं बना कर लाई हूँ आपके लिए, ये इसलिए है कि आप उनको प्रेरणा दे सकें। बिल्कुल। तो आप बनारस से आती हैं, जहाँ घाटों पर भक्ति और गलियों में संगीत दिखता है। इसको रमेश जी पकड़ लीजिए, वहाँ पर सीट पे रख। हाँ। ऐसी पुण्य नगरी और एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत वाले विद्वत परिवार, ऐसे वातावरण में आप पली बड़ी हैं जहाँ के माहौल में भक्ति, संगीत, विद्वत्ता सब रही है। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन और आपकी संगीत यात्रा पर क्या प्रभाव रहा, ये हम जानना चाहेंगे। बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जो कुछ भी मिलता है सबसे पहले घर से मिलता है, बाद में स्कूल कॉलेज। तो घर का जो वातावरण अगर सांस्कृतिक पूर्ण है, संगीतमय है, तो बच्चे की ज़िंदगी ही अलग हो जाती है। हमने बचपन से घर पे किसी को कलह करते नहीं देखा है। हम लोग का जो भी ऑफ टाइम होता था, मेरी दादी, मैंने वो उसमें लिखा नहीं है, उस ज़माने की लेडी जो पंडित हरिहर शास्त्री जी की जो पत्नी, उनको पढ़ने का इतना शौक था। उस ज़माने में औरतों को पढ़ना गुनाह जैसा देखा जाता था, तो वो लाइब्रेरी से भी जो से किताब लाते थे और सारा दिन काम करने के बाद, सबकी सेवा, सबकी देख रेख करने के बाद वो लालटेन जला के पलंग के नीचे घुस के वो रोज 1-1.5 घंटा किताब पढ़ते थे। और वो इतनी विदुषी थी। आज जो हमारा जो भी पर्सनालिटी है, जो भी है, मुझे उनसे ही मिला है। वो कविता लिखती थी, लेख लिखती थी। देखिए, सारा कभी उन्होंने कुछ रिवोल्ट नहीं किया कि हमको यही करना है, ये नहीं करना है। घर को सबको संभाल के अपनी कला को उन्होंने जो निखारी, जो आज हम उसका फल पा रहे हैं। रविंद्र जयंती, फिर 22 श्रावण जो होता है, उनकी मृत्यु दिवस, नजरुल जी के मृत्यु दिवस, और बड़े बड़े विप्लवी के उनका जन्म दिवस, सब हम लोग घर पे मनाए हैं। मेरी माँ उस ज़माने पे बाहर जाके टीचिंग करना उतना मुमकिन नहीं था घर छोड़ के, लेकिन अपनी कला को उन्होंने छोड़ा नहीं।
बहुत लोग कहते थे कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मौका ढूंढना पड़ता है। उन्होंने सारा दिन घर का सब कुछ करने के बाद शाम को हजारों बच्चों को सिखाती थी। शास्त्रीय संगीत विद्यालय उन्होंने खोला, प्रयाग संगीत समिति से एफिलिएटेड किया, अपनी कला को जगा के रखा। मैंने जब लिटरेचर की स्टूडेंट थी बीए ग्रेजुएशन में, मेरी बंगाली लिटरेचर के सारे क्वेश्चन मेरी माँ लिखती थी। वो स्कूल कॉलेज गई नहीं है, लेकिन स्कूल जाने से ही थोड़ी ना विद्या होती है। असली विद्या तो संस्कृति से आती है, कल्चर से आती है, कि घर पे बैठ के पढ़ना। रोज 12 बजे के बाद मैंने हर दिन माँ को देखा है कि 2 बजे तक वो पढ़ती थी। तो सारे, और मुझे डिस्टिंक्शन मिलने गया ना मेरी माँ के नोट से। और वो खुद लिखती थी, जैसे सरस्वती पूजा, उसमें जो खुद नृत्य नाट्य लिखकर कॉम्पोजिशन करके, वो जो मतलब इंस्पिरेशन कि घर पे छत पे पेंडोल लगा के, पैसा कम होता है, जो बच्चे चंदा देते थे उस समय सरस्वती पूजा में, तो उसी में पूरा रिहर्सल घर पे, मतलब वो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। वो ही मेरा जो कहते हैं ना बीज, माँ की दिया हुआ, मेरी माँ मेरी आदर्श, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया कि वो खुद लिखकर, और कुछ देखो, कुछ कटौती नहीं होता है, सब कुछ करके, सबकी देखभाल करके उन्होंने अपनी प्रतिभा को। और मैंने जब माँ को पूछा तुम्हारे कभी रिग्रेट नहीं होती है तुम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपना कला को जिंदा रखा है, और तुम जाओगी करोगी। तो ये बात होती है घर से सब। इसलिए तुम जितनी भी बेटियां हैं, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी, इतनी संस्कारी बनो। आप देखो, इतिहास टटोलो, जब असुर को दमन करना पड़ा तो माँ के पास ही जाया गया, वो की। और माँ की शक्ति के बिना तो शिव भी शब बन जाते हैं। लोपामुद्रा, गार्गी, सारे जो विद्वता के विद्वान औरतें, जब बनारस में डिबेट होता था तर्क शायद, उसमें औरतें जीतती थी उस समय। और जो औरत की ताकत है ना, क्या ताकत है बताओ, क्यों औरत एक पुरुष से 50% ज्यादा शक्तिशाली है। शारीरिक पावर असली पावर नहीं होता है, मानसिक पावर, समझ लो क्यों, उसकी ताकत क्या है, उसकी सेवा भावना, उसकी सहनशीलता, प्रेम। अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाहर से आते हैं, मैं उनको चाय अगर बना के दूं, मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि हम में ज्यादा ताकत है। अगर वो मुझे हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम छोटे नहीं हो जाएंगे। देयर इज नो कंपटीशन। तो ये जो भाव अगर हर औरतों के बीच में हो ना, हर बेटियों, क्योंकि हर बेटी तो माँ बनेगी, आंचल में ममता छुपाए असुर को विनाश करे, ऐसी है अपार शक्ति नारी एक अनुभूति। उस क्या अनुभूति को खुद भी, क्या बात है, क्या एक बात नारी है, अद्भुत क्या- चीज है। मैंने घर को छोड़ के कुछ भी हमने पाने की कोशिश नहीं की, पहले घर को मजबूत किया, फिर बाहर, बाहर खुद ही आता है अपने आप। तो इसलिए वो जो आपने प्रश्न किया ना कि घर मजबूत होना जरूरी है, घर की माहौल, एक माँ संपूर्ण। मैं इस पर एक गाना गाना चाहूंगी, जो माँ अगर सही नहीं है, फलक के ये सितारे, ये ख्वाब तुम्हारे हमारे, प्यार में ना तुम इनको बिगाड़ो, टूटेंगे ख्वाब तुम्हारे। पहली गुरु होती माँ, है माँ की बड़ी जिम्मेदारी। क्या बात है बात। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी। मेरी बेटी कल गार्डनिंग कर रही थी, तो उसने मुझे प्रश्न किया, माँ तुम्हें जब बहुत तकलीफ का समय आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो, तो तुम किसको याद करते हो? तो मैंने कहा कि तब मैं किसी को याद नहीं करती हूँ, तब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो उसने कहा मैं एक जन को याद करती हूँ। ये स्टडी की बात करें, मैंने किसको याद करती हूँ? बोले तुमको। मतलब क्यों? तो बोले यू आर द बेस्ट मदर।
तो तुम लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कल ही उस दिन। तो जब बेटी से ये खिताब मिला तो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। क्या क्या बात है। दो चीज़ें जो आपकी बातों से अभी मुझे मेरी आत्मा को तृप्त कर चुकी हैं, वो है पहली चीज़ तो आपकी आवाज़, और दूसरी चीज़ माता के प्रति आपका प्रेम, कि माँ कितनी ज़रूरी होती हैं जीवन के लिए। जब आप बात कर रही थी तो आपकी चेहरे की जो चमक थी वो ये बता रही थी कि माता का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा है। और मैं ये जानती हूँ कि आपकी माता आपकी पहली गुरु रही हैं। बिल्कुल। तो एक गुरु का क्या महत्व होता है, उसमें भी आपकी माता आपकी पहली गुरु थी, तो उनका क्या योगदान है आपके पूरे संगीत जीवन में? बिल्कुल। जब छोटे थे तो क्या होता है कि रियाज का महत्व नहीं समझते थे। तो माँ मुझे बोलती थी कि तुम खाली 1 घंटा रियाज करो, तुम्हारी जितनी भी पसंद की चीज़, जो खाना तुम चाहते हो मैं बना के रखूँगी। तो उसी लोभ से मैं रोज़ रियाज करती थी कि वो जो मेरी पसंद की चीज़ है मेरी माँ मेरे लिए बना के रखेगी। और कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, तुमको बता, हाथ पकड़ के कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, देख के सीखना पड़ता है। तुम जितना, मैं कहा ना कि तुम जो करोगी तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन वही करेंगे। आज जो इतनी रेप हो रही है लड़कियों की, मुझे कहीं ना कहीं, हम समझ रहे हैं कि समाज व्यवस्था है, सब है, न कहीं ना कहीं हमारी माँ की भी हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे जब जन्मे उसको इतनी संस्कारी उन्हें एकदम इंजेक्ट कर दे कि हर औरत दुर्गा की प्रतिनिधि है, उसको इज्जत से देखोगे, इतने उसको मजबूत बना दे। जैसे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मैंने एम्बेसडर हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर तुमको इंसिस्ट कर रहा है कि तुम अबॉर्शन कर दो, तुम निकल जाओ घर से, भाग जाओ, बचाओ बच्चे को, नहीं रहना है तुम्हारे ससुराल में, निकल जाओ, रात के अंधेरे में निकल जाओ, लेकिन बेटी को बचाओ। किसी की, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे, कि ये मैं खाली तुमको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मेरी जिंदगी बोल रही है। मैं बनारस में एक साधारण स्कूल में पढ़ी हूँ, बिपिन बिहारी चक्रवर्ती इंटर कॉलेज, लेकिन वो स्कूल मुझे कल्चरली डेवलप किया है। वहाँ पर वो अंग्रेजी उतना नहीं था, लेकिन वो चीज़ था जो कि रेयर है। आज देखो, आपको मैं बता रही हूँ कि कितने पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारी एडमिशन मदर्स इंटरनेशनल में करा दीजिए, यहाँ का वेदांत स्कूल में करा दीजिए। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में आप अपने सिद्धांतों से दूर हो जाओगे, अपने जो हमारी सनातन, हमारे जो ये संस्कार, ये सब दूर हो जा रहे हैं बच्चों में। आप तो देख ही पा रहे हैं ना। तो इसलिए सब ऑर्डिनरी स्कूल जहाँ पर ये सब बातें की जाती है, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे की न्यू अच्छी हो। धन्यवाद मैडम। कहते हैं कि ठुमरी में श्रृंगार है, कजरी में विरह की पुकार, दादरा में है प्रेम और भक्ति, वहीं चैती में है हर भाव का रस। और बनारस घराने के अलावा ग्वालियर घराने से भी आपने संगीत की शिक्षा ली है, और आप विविध शैली के संगीत के अनेकों कार्यक्रम करती रही हैं, वो भी ऐसे समय में जहाँ गायक गायिका केवल किसी एक शैली को ही साध्य कर पाते हैं। तो इसके पीछे कोई खास वजह, कोई प्रेरणा? बिल्कुल, क्योंकि आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, इंस्टेंट फूड की तरह। साधना जो आप कह रही थी ना, कि साधना नहीं है, जल्दी पाना चाहते हैं। पहले ज़माने में 30 साल से पहले उसको एक्सपोजर दिया नहीं जाता था, गुरु का आदेश नहीं होता था कि वो, जैसे एक पेड़ जब छोटा होता है ना तो को फेंसिंग दे के रखते हैं कि वो संभालना पड़ता है, उसी तरह एक आर्टिस्ट को भी गुरु संभालते थे। जब गुरु का आदेश होता था तभी वो बाहर गाता था। जैसे उस्ताद गुलाम अली खां साहब 30 साल के बाद बाहर गाना शुरू किए थे। 21 साल से 30 साल तक वो 10 साल चिला किए थे। चिला का मतलब एक छोटा सा कमरा, और वहाँ पर एक छेद होता था, एक लाइट जाता था, और वो सारा दिन रियाज करते थे। खाली खाते समय वो खाते थे और बाथरूम ये है साधना, इस तरह से। क्योंकि संगीत कला बहुत रेयर, सबको, बहुत लोग तो गाते हैं, नाम नहीं हो पाता है क्योंकि वो साधना नहीं करते। लता मंगेशकर जी लास्ट मोमेंट तक 4 बजे रियाज करते थे, ऐसे ऐसे वो
लता जी नहीं बने, उनकी कठोर साधना थी। आज क्या हो रहा है, गला बहुतों को प्रारब्ध से मिल जाता है लेकिन रियाज तो नहीं करते हैं, और वो चाहते कि रियलिटी शोज में चले जाए और वही उसका अल्टीमेट हो जा रहा है। और क्या 1 साल बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, दूसरे साल नए आ जा रहे हैं। ये ना उनके, देखो इसके उनके पेरेंट्स की गड़बड़ी है यहाँ पर, हम बच्चों को नहीं दोष देंगे। यहाँ मैंने कहा कि फलक के ये सितारे प्यार में ना इनको बिगाड़ो। हाँ, तो ये बिगाड़ो मत उसको, बच्चे को। मेरे पास, मैं तुमको सच बता रही हूँ, एक नेता विनोद शिलार जी मेरे पास 2 बच्चे को लेके आए कि शुमा जी, इन लोग के पास पैसा नहीं है, इन लोग चाय बेचते हैं सवेरे, आप एक कोई बस्ती में लोग गए थे इलेक्शन के कम करने के लिए, तो ये बच्ची गा रही थी, इतनी सुंदर आवाज़, आप ही है जो फ्री में सिखा देंगे इसका। मैंने कहा बिल्कुल सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ बातचीत करूंगी इन लोग के साथ, तुम लोग गौर से सुनना। वो बच्ची को मैंने पूछा कि तुम संगीत से क्या पाना चाहते हो, तुम जो, तो उसने बोला कि मेरा घर तो बिहार में है और हम सबको हम लेके यहाँ चले आए हैं और मेरे पिताजी और भाई चाय बिकता है, हमें कुछ बनना है। मतलब बिल्कुल, अगर तुम मेरे पास सीखोगे, तुम संगीत से क्या चाहते हो पहले बताओ। तो उसने कहा कि मैं संगीत से बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ और हमारे माता पिता के सारे दुख दर्द। तो मैंने तो तुम बहुत काम पे बहुत कुछ पैसा मिलता है, लेकिन संगीत में अगर ये चाहत रखोगे तो तुम्हें तो ना संगीत मिलेगी ना पैसा मिलेगी। समझ रहे हो? क्योंकि संगीत सब देगा, लेकिन तुम्हें साधना करना पड़ेगा। देखो मेरे जिंदगी में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब चल के आए, मैं उनके पास नहीं गई, गाना सुनते हुए मैं स्टेज में गा रही थी, और वो भी मेरी गुरु माँ की मैं बरसी मना रही थी। और मेरी गुरु माँ जिन्होंने कितनी तकलीफ, एक साधिका, और वो कलाकार किसी से मांग भी नहीं सकता है क्योंकि वो तो संपूर्ण है, उनके पास ईश्वर की कृपा है। लेकिन आज मैं मैंने ये बड़ी शर्म से कह रही हूँ, पहले कोई कलाकार नौकरी नहीं करते थे, सारे कलाकारों को राजा लोग उनका वो करते थे, और वो खाली रियाज करते थे, ना स्कूल जाते थे ना कहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लेके जो घर पे होता था। राजा का संरक्षण, राजा उन्हें समझते थे, उनको इतना प्यार था उस संगीत से। लेकिन आज क्या, सबको मजबूरी में नौकरी करना पड़ रहा है, कलाकार को मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो सारा दिन तो स्कूल में ही चला जाता है। और रियाज जो होती है वो अपनी रियाज होती है, अपने स्टाइल से होती है। जब हम सिखाते हैं एक मास के, तो उनके तरह बन के सिखाना पड़ता है, तो रियाज वही हो जाती है। फिर उनकी जो स्टैंडर्ड गिर जाती है टीचर की, जो वो खुद की साधना से बन सकती है। तो इसके लिए वो स्कूल चले जा रहे हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं, बाकी लोग तो रियलिटी शोज में चले जा रहे हैं। संगीत में बहुत साधना चाहिए। और पहले ज़माने में आपने जो प्रश्न किया ना, क्योंकि वो तो साधना करते थे, जैसे गौहर जान, किसी ने नाम सुना है गौहर जान की? बहुत बड़ी गायिका रही वो, हर विधा, कोई भी सिंगर उस समय की, वो हर विधा गाती थी। जैसे शाम से उनकी महफिल शुरू होती थी, और ऑर्नामेंटेशन, जैसे आज लोग फिल्म स्टारों को देखते हैं ना, तो उस जमाने में गायिका ही सबसे बड़ी स्टार थी। तो वो जैसे ब्लू साड़ी, ब्लू ऑर्नामेंट्स में ख्याल गाती थी पहले, फिर रेड साड़ी, पूरा रेड ऑर्नामेंट्स, उसमें ठुमरी, और ठुमरी में वो नाचती भी थी। उनको डांस भी सीखना पड़ता था, वो गा के नाचती थी, माने भाव दिखा के, ऐसा नहीं कि कमर मटका के, ऐसा नहीं, भाव से जो बैठ के। उसके बाद एक ब्रेक, फिर गज़ल की महफिल जिसमें पिंक साड़ी, पिंक ऑर्नामेंट्स, गज़ल। फिर जब सुबह होती थी तो वाइट साड़ी और मोती की ऑर्नामेंट्स और डायमंड पहन के भजन स्तोत्र सुबह तक। तो कितनी एक साधिका को रियाज करना पड़ता था। तो मैंने वो तालीम ली है बनारस में कि जब तक एक गायिका, एक गायक जितनी विधा है संगीत के नहीं गा सकते थे, उनको गायक गायिका नहीं माना जाता था। अब क्या हो गया, पूरा जैसे कपड़ों की तरह ब्रांड हो गई है।
जैसे कि वो सूफी ओनली, वो खाली गज़ल, वो ओनली फिल्म, वो खाली ख्याल, वो इस तरह से नहीं। संगीत में और जो गाओ उसमें वो महकना चाहिए। जैसे अगर मैं गज़ल गाऊंगी, हाँ ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया ए मोहब्बत। अगर देखो कजरी गाऊंगी, कजरी का भाव क्या है, देखो कितने डीप में जाना पड़ता है कि एक संगीत का रूट क्या है, वो क्या बोल रही है। एक स्टाइल जो गज़ल है वो रूह की चीख है। जब गज़ल शब्द का माने जानते हो तुम लोग, मीनिंग गज़ल कहाँ से आई है? गज़ाला, गज़ाला शब्द सुने हो? गज़ाला हिरनी को कहते हैं। जब एक हिरनी को तीर लगती है तो जो प्रियतम से बिछड़ रही है वो, उसकी जो चीख आती है उसके दिल से, वो है गज़ल। और एक लड़की जब पहली बारिश, गांव की लड़की, अब तो गांव नहीं रह गया क्योंकि गांव से ही तो सारे आईएएस आ रहे हैं, सब देखो सब गांव से आ रहे हैं जितने भी। अभी मैंने एक गांव का जिक्र सुना, कोलकाता में है, गांव का नाम है पाशकुड़ा। उससे भी इंटीरियर में एक गांव है जहाँ पर कोई मैंने पहुँच ही नहीं पाता है। एक मेरे रिश्तेदार के बेटे की शादी में मैंने पूछा कि तुम्हारी, वो ऑक्सफोर्ड में है लड़की, तो मैंने ये कहाँ की है, तो बोली कि एकदम गांव जहाँ पर मतलब शहर का कोई टच ही नहीं है वहाँ की है। बोले क्या बात कर, ऑक्सफोर्ड पहुँची है? बोले उस गांव में एक ही स्कूल है, सिर्फ एक स्कूल, जहाँ के गांव के सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, और उस गांव के 99% बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते। मैं तो सुन के दंग रह गई कि क्या पढ़ाई होती है उस गांव में। साधारण बंगाली मीडियम स्कूल, 99, क्योंकि उसकी जो बीवी तो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की है और उसका जो भाई है वो लंदन से पीएचडी कर रहा है। बताओ, तो ये है बात। तो जैसे मैं कही ना कि जैसे कजरी, अब देखो मैंने गज़ल थी कहा कि चीख आ रही है, अब जो कजरी एक छोटी सी लड़की, छोटी नहीं तुम्हारे तरह टीनेजर, और उसके प्रियतम बाहर है और पहली बारिश है, वो झूला झूला के वीडियो कॉल कर रही है अपने हस्बैंड को। अरे रामा रिमझिम से, अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो यो, चली तो यो, चली तो यो जनिया रे हरी। अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो यो जनिया रे हरी। इसको क्या बोलते हैं? कजरी। अब देखो, आपका प्रश्न से पहले मैं एक बोलना चाह रही हूँ कि ये तो पहले ज़माने में गायिका गा के गई है वो अंदाज, लेकिन आज हमें भी तो अपना घर बनाना है ना, हमें अपना घर दिखा के जाना है, किसी का नकल नहीं करना है। जैसे लता जी से पहले नूरजहाँ गाती थी, शमशाद बेगम, लेकिन उन्होंने अपना घर बनाया है, अपना ओन स्टाइल दिया है। मुकेश, अब देखिए हेमंत कुमार, पंकज मल्लिक अपने स्टाइल से गाते थे, लेकिन हेमंत जी ने अपना निजी स्टाइल दिया। किशोर कुमार जी के जो गुरु अशोक कुमार, वो अलग, जो मैं बन के चिड़िया, ये सब क्या क्या स्टाइल था वो, लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल बदल दिया, तभी तो किशोर कुमार बने ना। तो मैंने तुम लोगों के लिए कजरी बनाया। आज मैंने आजकल मैं होरी कजरी सब नया, जैसे समय बदलता है, रूह ऐसा ही रहती है लेकिन स्टाइल बदल जाती है, घर का
सब कुछ। तो मैंने, हाँ पीछे, हाँ तुम्हारा इधर, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ बोलो ना, जोर से, सुनाई नहीं दे रहा। अटेंडेंस कहाँ देना है? अच्छा लिख रहे हो, लेकिन तुम गौर से सुनो, मैं बार बार नहीं आऊंगी। ये तुम्हारा रूट बनाएगा, तुम्हारा ये बदलेगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि किसी की नकल मत करो, अपना ओरिजिनल चीज। चाहे तुम नोट्स भी लिखोगे ना, अपना खुद का लिखोगे। जैसे मैंने माँ का नोट्स लिखा तो मैंने सबसे बेस्ट नंबर पाया। तुम टीचर के नोट्स देखोगे, टीचर के तो सब लोग फॉलो करेंगे ना, सब लोग वही नोट्स पा रहे हैं, लेकिन तुम उसमें से अगर अपनी भाषा में लिखोगे तो तुम ज़्यादा नंबर पाओगे, क्योंकि तुमने अपना बुद्धि अप्लाई किया। अब जो मैंने कजरी बनाया है, देखो सुनो आज के मुताबिक। बैरी सावन मोरा जियरा झराए, मन नाही लागे दैया कछु नाही भाई, कह दो बदरिया से अभी नाही बरसे, पिया परदेस गए अभी नाही आए, भैरी सावन मोरा जियरा चराए। कौन सा अच्छा लगा? पहला वाला? दोनों समय का फर्क है, ये आज का समय, वो तब का समय। बताइए, ऐसी कलाकार हमारे साथ हैं जो आज और पिछला समय सभी से जुड़ी हुई हैं। कितने सरलता से उन्होंने एक आपके लिए गीत यहाँ गाया, आप उसे जुड़ पाए, यही आपकी महानता है मैडम। आप अपने गुरु का उल्लेख करती हैं, तो हम जानते हैं कि आप भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मानस पुत्री हैं। तो उनका आपके जीवन में योगदान या उनके कुछ मूल्य जो आपके लिए सीख बने, वो हम चाहते हैं कि आप हमारे छात्रों को बताएं। ये तुम बहुत गौर से सुनना, तुम सबका अटेंशन मेरे तक होना चाहिए। पीछे अब तुम्ही को अभी सामने बुलाएंगे, अब तीनों को, अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ तुम जो तीनों बैठे हो, हम तुमको बुलाएंगे यहाँ पर। अब हमने क्या बोला तुमसे पूछेंगे भी अभी, रुको। ये जो वैल्यूज देखो, जिस दिन बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब गुजर गए, ही एक्सपायर्ड, मैं बॉम्बे से फ्लाई कर रही थी, दिल्ली में मेरा हॉल्ट था। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ही रैंग मी एंड ही टोल्ड मी कि शोमा जी आप इनको जिंदा रखिएगा। और जिंदा रखना मतलब उनकी वैल्यूज, उनकी बचाना। हमें पता, उन्होंने कहा हमें पता नहीं कि कौन उनको जिंदा रखेंगे, सरकार कैसे बदलेगा, क्या कौन कुछ करेगा। आई प्रॉमिस्ड हिम। मैंने उनके ऊपर एक फिल्म बनाए, और मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर है, ही गॉट 3 नेशनल अवार्ड। उन्होंने तुरंत, उनकी हाई फीवर था जिस दिन हम उनको फिल्म बनाने बनारस भेज रहे थे, 104 डिग्री फीवर। वो बोले कैसे जाएंगे, और सारे अरेंजमेंट बनारस में हुआ था इस शूटिंग का। तो मैंने मंदिर में गई। देखो ईश्वर खाली मूर्ति नहीं है, हमें ईश्वर विश्वास कहाँ से आता है? जो हमारे सेंट ऑफ इंडिया पूरा वॉल्यूम्स है, उसको अगर कभी भी पढ़ लो, वो हमारे जिंदगी में आते हैं कि ईश्वर है समझाने के लिए, राह दिखाते हैं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाही। गुरु प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो तुम्हारे जो आज भी हमारे टीचर्स को कभी भूले नहीं हैं, क्योंकि वो हमें राह दिखाए हैं, उनके साथ कनेक्ट किए हैं। अगर उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो जीने का मतलब ही क्या है? क्या जी रहे हैं हम फिर? और वो बुढ़ापे में नहीं होती है। तुम सोचोगे हम 50 साल के बाद ईश्वर को समझेंगे, बिल्कुल नहीं। मीराबाई को इतनी सी उम्र में पिताजी ने दे दिया था सब कुछ।
इसी उम्र से समझना है। अगर इसी उम्र से तुम उनको फील करोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी अलग हो जाएगी, जैसा मेरा हुआ। मेरी फ्रेंड थी जब मैं क्लास 5-6 में थी, उसने कहा तुम बनारस में रहती हो, तुम भगवान शिव को नहीं पूछते हो क्या? मैंने कहा नहीं तो। हाँ घर पे है, पानी तो डाल देती हूँ। बोलो प्यार से उनको अपना लो। मेरी फ्रेंड ने तो, वो भी छोटी, और मैंने तुरंत उसी दिन से शिव की पूजा उनको करते करते उनकी कृपा। और तुमको विश्वास, मेरी किताब अगर मिल जाए अमेज़न में, तुम लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना घटी कि प्रमाण मिल गया मुझे जिंदगी में कि वो मेरे साथ है। ये ऐसा नहीं कि मैंने खाली, प्रमाण है उसकी। मैं वो घटना बाद में बताऊंगी। अभी मैं जो बोल रही थी कि उनकी जो वैल्यूज, जब उनके साथ मेरी लास्ट मुलाकात के पहले बात करूंगी, तो उन्होंने कहा तुम क्यों आई हो? 2006 की बात है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है बनारस में गंगा महोत्सव में। तो उन्होंने पूछा क्या गा रही हूँ? मैंने कहा अभी सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने वजूद को कभी मत भूलना, थोड़ा ख्याल ज़रूर गाना, क्योंकि ख्याल हम लोग के लिए अल्टीमेट होता है कि ख्याल सीखने से ही हम सब कुछ गा पाएंगे। तो ख्याल ज़रूर गाना, उसके बाद तुम देखना ऑडियंस कैसा है, फिर उसके मुताबिक। लेकिन थोड़ा अगर, अच्छा उन्होंने ये भी कहा अगर तुम्हारा गाना सुनकर 10 में से 8 लोग निकल जाते हैं, जाने देना। मैं तुमको आज बोल के जा रहा हूँ, वो तुम्हारे गाने के लिए वो 8 एक दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन वो जो वापस गया उसके लिए डरना मत। कितनी बड़ी पॉइंट कि अपनी व्यक्तित्व, अपने अस्तित्व, किसी चीज को पाने के लिए, जैसे मी टू होता है, क्यों मी टू, वाई मी टू? तुम अपने करियर को पाने के लिए क्यों तुम इतना गिरते हो? नहीं करना है करियर अपने, कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, वो खुद आएंगे। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैं 9-9 घंटा रियाज करती थी घर पे बैठकर, तो मेरी सास को बड़ा दया आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था जिस दिन शादी होके आई थी कि पहले घर उसके बाद बाहर। और मैं भी ज़िद्दी औरत, मैं बाहर को देखा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर मैं घर पे ही रहूँ। जब उन्होंने कहा कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रियाज करते रहे, कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन सुबह 4 से उठकर मेरा रियाज चालू। बहुत गौर से सुन लो, कोई तुम्हारा कोई कनेक्शन कुछ नहीं देगा, कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा, करेगा तुम्ही का तुम्हारा मेहनत। दिस, ये मेरी मेहनत बोल रही है, मेरी जिंदगी तुम लोग को बोल रही है। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग, क्योंकि मैं डॉक्टर कलाम ने जो कहा था ना कि उनको जिंदा रखना, और दूसरी बात उन्होंने यही कहा था मुझे कि सिर्फ बच्चों की तरफ देखिए शोमा जी। मैं प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के बाद उनको दूसरा शिप मिला था टर्म, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने इसने नहीं लिया कि तुम लोग को वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जहाँ भी जाते थे, जहाँ 2000 बच्चा दिखे वहीं पे जाते थे। उन्होंने कहा कि शोमा जी मैं तो अभी ये करूँगा और आपको भी कह के जा रहा हूँ कि आप खाली नेक्स्ट जनरेशन को देखिए, उनके लिए सोचिए कि वो है तो हमारा भारत है, वो तुम हो तो हम फनकार है। तुम सुनोगे तो तभी तो हम जिंदा रहेंगे, फिर कौन सुनेगा हमें, है ना? और सेकंड बात बिस्मिल्लाह खान साहब की, जब वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, कुछ भी कह देते हैं लोग, फिर चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, मुंह से आपको बहुत कुछ कमिटमेंट कर देंगे, जहां आप पीछे गए उनको याद ही नहीं रहता। उन्होंने ये कहा था कि बात जो बोलो सोच कर बोलो, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो, बात जो बोलो। बात की गरिमा की खातिर कष्ट को झेला करो। इस पर एक घटना, जब हमारी संसद में प्रोग्राम हुई तो नाश्ते पे कलाम साहब बुलाए थे हमें और बाबा को। बाबा नहीं गए, उनको तो किसी की परवाही नहीं, कौन है नहीं है कुछ नहीं। तो मैंने सोचा मैं कैसे जाऊंगी, मेरा तो 30-32 साल उम्र है, पद्मश्री भी नहीं, क्या हमारा क्या वैल्यू है। तो उनके
सेक्रेटरी ने हमें फ़ोन किया, मैं भी ना कर दिया, हम लोग नहीं आ रहे, कि नहीं, ही वांट्स टू मीट विथ यू ओनली, आपको आना है। मैंने कहा अच्छा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि छोटे शहर से हूँ, प्रेसिडेंट हाउस जाऊंगे, फिर भी मुझे ही बुला रहे हैं। तो मैंने ना, मेरी माँ आई थी संसद की प्रोग्राम सुनने, मेरे हस्बैंड थे। देखो, मेरे हस्बैंड को भी मैं एकदम ईश्वर की तरह मानती हूँ। ये 2 जगह तुम लोग को मैं सिखा रही हूँ आज, और मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये समझ लो वो बता रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि वैल्यूज खत्म हो जा रही है आजकल। ये जो मैरिटल लाइफ भी बिगड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा बंधन है। तुम लोग हंसो मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक अच्छा कंपनी, अच्छा घर बनेगा तभी तो समाज बनेगी ना। कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हस्बैंड के साथ, हम नहीं छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते, कोशिश करते हैं, और ये हमारे गुरु का बताया हुआ है। क्या हम छोड़ देंगे कि दूसरा अच्छा मिलेगा? कोई गारंटी है? हाँ, अगर कुछ हद से ज्यादा हो तब है, लेकिन जैसे हमारे माँ पिताजी को देखा, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन एडजस्ट करके सुंदर जिंदगी बिता लिए। कहाँ तक रहो, लेकिन एक्सट्रीम हो वहाँ मैं नहीं कहूँगी। तो सेकंड जो उन्होंने हमारी कलाम साहब ने कहा कि हमारी, जब मैं पहुंची, कि हमारी 2 सपना है। तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना मेरी बात? सच? ओके, कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर पूछना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर लिसनिंग आई हैव 2 ड्रीम्स। तो मैंने कहा बताइए। तो बच्चों की तरह मेरा हाथ पकड़ लिए, मुझे मुगल गार्डन लेके गए। बोले कि मेरी कविता वो आपको गाना है, विस्पर ऑफ जस्मिन। क्या उसका जेस्ट सुनो, उसकी जो सारांश है, समरी, कि वो मुगल गार्डन में चल रहे थे और जूही का फूल बिखरा हुआ था। उनको लगा कि वो फूल रो रो के अपने माँ से कह रही है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि राष्ट्रपति हमें कुचल के चले जाएंगे। तो माँ हंसी हंसकर बोली, तुम्हारी खूबसूरती से इंस्पायर्ड होकर मोर नाचते हैं, कोयल गाते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं, और उसको सुनकर कवि का मन जागता है। फिर कविता लिखते हैं कवि, और वो सुनकर एक गायक का मन जागता है, वो सुरों से पिरो के वो गीत गाते हैं, और उस गीत को सुनकर इंसान इंसान बनता है, नहीं तो राक्षस बन जाता। आपने समझा मैं क्या बोल रही हूँ? किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये सब पोइट्री। किसी के दिल पे हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। बोलो, जीना इसी का नाम है ना? ये गाना हमें सिखा के गए ना, कितने अच्छे कविता। तो कविता पढ़ो। तो अब तो उन्होंने कहा कि सेकंड उनकी जो ख्वाहिश थी कि हम दोनों की जुगलबंदी मुगल गार्डन में। अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। टर्म खत्म हो रही है, 2006 हो गया, फरवरी का महीना। कलाम साहब ने बिस्मिल्लाह खान साहब के घर पे फ़ोन लगवाए। उन्होंने कहा 30 लाख रुपए लेंगे, दोगे क्या? खान साहब ने कहा, अब कलाम साहब के पास 30,000 ही नहीं है तो कहाँ से 30 लाख देंगे? उनके साथ किताब के सिवा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे बुलाए, ये शोमा जी आपने तो प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर आप लोग की जुगलबंदी करेंगे। तो मैं पहुँची प्रेसिडेंट हाउस। उन्होंने कहा मेरा तो टर्म खत्म हो रहा है, कैसे होगा जुगलबंदी? डुएट, मेरा गाना, उनकी शहनाई। आई, मतलब वैल्यू ऑफ कमिटमेंट उस दिन मैंने सीखा क्या होती है। मैंने फ़ोन किया बनारस, पता चला कि पिछले दिन वो बाथरूम में गिर गए थे और 3 घंटा वो बाथरूम में थे, और उनके बच्चों को वो बोध ही नहीं है। तभी तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि सेंस ही नहीं है कि 3 घंटा जो आदमी बाथरूम से निकल रहा, दरवाज़ा खोलो देखो। जब 3 घंटा नहीं निकले तो देखा कि वो गिरे हुए हैं बाथरूम में, सेंसलेस। तब वो उठा के लाए तो उनके बच्चों ने कहा कि हम तो अब्बा को फ़ोन नहीं दे पाएंगे, वो तो हमें जूता खोल खोल के मार रहे हैं, हम तो जाएंगे नहीं उनके कमरे में। तो मैंने कहा कि लगा दो फ़ोन, बोलो बेटी का फ़ोन आया है। बोले अगर मुझे मारे तो? अरे मार खा लो, पहले बोलो कि मेरा फ़ोन है। तो उन्होंने कान में लगा दिया फ़ोन। तो मैंने कहा बाबा मैं शोमा बोल रही हूँ। तो बोले कहाँ से? तो मैंने दिल्ली से। तो मैंने बाबा आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे,
उन्होंने कहा था कि तुम बेटी हो, मेरे साथ कुछ भी गद्दारी कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुमको बेटी मान लिया ना, तुम्हारे लिए हर फर्ज निभाऊंगा आखिर तक। तो मैंने उनको कहा कि बाबा आपको राष्ट्रपति भवन में आना है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, कौन सा हुकूमत जिंदा है, कोई अकबर बादशाह जिंदा है क्या, हम उसके लिए कुछ नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे गाना है वहाँ पर। अच्छा तुम्हें गाना है वहाँ पर? हमने हाँ बाबा, और वो आपके साथ गाना है। तो बोले मैं आ जाऊँगा। अब देखो वो बाथरूम में गिर गए थे, वो आने के हालात, 2 महीना बाद उनका ही एक्सपायर, उसी प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम था। वो आए, एक बार भी पैसे की बात नहीं किए। द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट। उन्होंने जो कहा था कि तू कुछ भी कर लेकिन मैं निभाऊंगा, उन्होंने निभाए। वो आए लेकिन उस दिन उनकी शहनाई नहीं बजी। अब आश्चर्य की बात, अब कलाम साहब पसीना पसीना हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, फूक ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ना क्या कि मेरी क्या बुद्धि आई, माइक छीन के उनके मुंह में डाल दिया और वो गाने लगे। वो गाकर मेरे साथ डुएट किए, ना दे 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 ता ना 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 ता ना ना दे 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 ता ना ना, वो गाते रहे, मैं भी गाती रही। ना दे 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 ना दे 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 ना दे 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 ऐसे करके। ये 2 बातें, वैल्यू ऑफ कमिटमेंट और अपना वजूद न खोना। और आखिर में एक किए थे कि बेटा ये लोग गाना बजाना क्या गाएंगे, बोले संगीत को समझा देना कि वो रियाज नहीं। बोले हम रियाज नहीं करते हैं, हम इबादत करते हैं। तुम्हारा ही नूर जो पड़ रहा है चेहरे पर, तुम्हारा ही नूर जो पड़ रहा है चेहरे पर, वरना कौन मुझे देखता इस अंधेरे में। उन्हीं का नूर आता है जब तुम हर चीज पढ़ोगे भी पूजा समझ के पढ़ो कि तुम सब कुछ तो देखो उस पढ़े में भी कितनी 4 लग जाती। कोई भी काम करो, और गाना बजाना तो एकदम 100%। धन्यवाद मैडम। इससे आपकी इन 2-3 बातों से ये समझ में आ रहा है हमारे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात पे ध्यान दें कि साधना, परिश्रम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं, भाग्य से लड़कर आप एक अलग रुतबा बना सकते हैं, और अगर आप अपने ध्येय पर कमिटेड हैं तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। आज के आधुनिक और कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो अपनी जिंदगी के साथ किसी भी चीज को पाने के लिए, समझे। मैं छोटी सी, मैं इसी शहर में जब करियर की शुरुआत कर रही थी, हर जगह, ये मत सोचो कि खाली फिल्म में ही, तो एक बहुत बड़े उस्ताद पंडित, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा कि आप मुझे प्रोग्राम दीजिएगा, तो शुरुआत की दिन है, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ घूमो फिरो, मेरे पीछे बैठो, तब देखेंगे, घूमो मेरे साथ। मैंने उनको ऐसे देखा, विश्वास कीजिए मैं आपको सच बता रही हूँ बच्चे, मैंने उनको ऐसा जवाब दिया। मैंने उनको देखा कि मैंने कहा कि मेरी गुरु भी मुझे पीछे नहीं बैठा है, साथ में बैठा है, आप साथ में बैठो, हम लोग एक साथ गाएंगे, पीछे नहीं बैठेंगे आपके। मैंने उनको जवाब दिया, क्योंकि मैं आपकी शिष्या नहीं हूँ, मैं आपके पीछे नहीं बैठूंगी। हाँ, पहली बात उनको ये कहा। फिर विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी मीटिंग, मैं नेहरू सेंटर गई, हॉल बुक कर लिया, 7 दिन में मैंने अपनी ट्रस्ट बना लिया। पहला कॉन्सर्ट में उन्हीं को बुलाया, मुंह मामा रकम देके, कि आपको मैं बुला रही हूँ, आप आइए, प्रोग्राम कीजिए, कितना लेंगे। ये होती है बात, जवाब ऐसे देना पड़ता है, समझ रहे हो। फिर भी घूमते रहे उनके पीछे पीछे, वो भी ऐश करते रहे मेरे साथ। क्या क्या होगा जिंदगी में, कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ी रोल है, तुम लोग को मैं बता रही हूँ, मैं इसकी बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ। एक औरत में इतनी शक्ति है, मैंने किया है इसलिए तुम लोग को बोल रही हूँ। जिंदगी बर्बाद हो जाती है एक एक लड़कियों की, मैं जानती हूँ ना। आते हैं यूपी से, बिहार से, एक फिल्म का गाना गाने वाले, क्या होगा तुमको, इतना तैयार हो जाए, एक गाना सुन के तुमको मिल जाएगा चांस। मेरे पास 30 आइटम सॉन्ग्स के ऑफर आए थे, एक नहीं 30। आई रिफ्यूज टू सिंग। मैं स्टूडियो से भी निकल के आई हूँ, तब जाके मेरे हस्बैंड के पास आए विपिन रेशमिया जी और हिमेश रेशमिया कि क्या है ये, क्यों नहीं गाती है।
तब मैंने उनको समझाया कि ये गाने के शब्द अच्छे नहीं हैं, मैं ये शब्द नहीं गाऊंगी। बोला आप कितनी तकलीफ से एक एक कॉन्सर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। खान साहब को मैंने उनके घर पे जब मैंने 1 लाख रुपए लेके गई थी तो उनके घर से कहा गया था कि अन्नदात्री आ गई है, घर घर उनके घर पे दाने दाने के लिए मोहताज थे। लेकिन मैंने दिया ना 1 लाख रुपया, फिर मैंने सीरीज में उनको पैसा दिया जुगाड़ करके। मैंने ही किया, कहाँ से किया, क्या क्षमता है मेरी, लेकिन मेरी जो संकल्प है वो दिया है मुझे। तो वो मैंने फिल्मों में, अब मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा जगह पे जाना ही नहीं है मुझे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा क्यों नहीं गाती है, ये तो करोड़ों में खेलेगी, एक गाना हिट हो जाएगा। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बताया कि नहीं खेलना है मुझे, मुझे जाना ही नहीं है करोड़ों में, मुझे अपने शास्त्रीय संगीत की मजा लेनी और अपनी व्यक्तित्व, अपनी वजूद को नहीं खोना है। उसमें जितना मिले मंजूर, हमें सब कुछ मिला। आप मेरा घर देखोगे कभी जाना, 6th फ्लोर का इसी बम्बई शहर पे, कैसे मिला हमें सांगले जी, हम उनका नाम सुबह की देवता की तरह लेते। वो इस बिल्डिंग के जो प्लान सैंक्शन होती है ना उसके हेड थे। तो उन्होंने कहीं से, वो नौशाद जी के पूरा काम देखते थे, तो उन्होंने कहीं से मेरा गाना सुन लिया, तो एक प्रोग्राम रखे। तो प्रोग्राम में लोग ना ड्रिंक कर रहे थे, तो मैंने आई रिफ्यूज टू सिंग, जे मुझे यहाँ नहीं गाना है, आप लोग ऐसे मेरा गाना सुनोगे? तो बोले नहीं आपको सुनना है, कोई शर्त तो बताइए। तो मैंने क्या कि सब कुछ यहाँ से हटाइए, हाथ मुंह धो के बैठेंगे। देखो तब मैं कुछ भी नहीं थी, मेरा उम्र 30 साल था उस समय, तभी भी मैंने अपना वजूद दिखाया, ये नहीं कि गिर गए उनके सामने। मैंने कहा हटाइए सब, और जब तक मैं गाऊंगी कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, टोटल कंसंट्रेशन मेरे ऊपर रहेगा। बोले मंजूर है। जब मैं गा के उठी ना, इस सारे किताब में मैंने लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही तुम लोगों को, प्रूफ है उसकी है। वो आए मेरे सामने और हमसे डबल ट्रिपल एज के लोग हमको प्रणाम करके बोले हम लोग थोड़ा गंदे मन से आपको सुनने आए थे, लेकिन आपने हमारी गंदगी धो दिया एकदम। अब मैं 15 दिन बाद एक हॉल बुक करेंगे जिसमें हम पत्नी के साथ ये आनंद लेंगे। आज हम बिना पत्नी के आए थे। अब सोचिए मैंने गेन किया ना, और वही आदमी, हमारा बंगलो था, मेरे घर आए, हमारे हाथ से 1 रुपया लिए, बोले जितना सिर्फ कॉस्ट लगेगा इस घर को बनाने, मेरा 1.5 साल का नौकरी है, और उस 1.5 साल में हम आपका 6 माले का घर बना के रिटायर करेंगे, करके दिया उन्होंने। तो प्राप्ति तो होती है, ऐसा नहीं, सब कुछ मिलता है, तुम अगर खुद को इज्जत करोगे तो। करोगे ना? हाँ बोलो जोर से। बूंद बूंद से सागर बनती है, तुमसे कोई फिर इंस्पायर होंगे, है कि नहीं? मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को मधु मूर्छना के बारे में कुछ बताएं, आप अपने। वही मैंने कहा, जब उस पंडित जी ने हमें इंसल्ट किया ना कि मेरे साथ घूमो, तो मैंने कहा ना कोई मीटिंग नहीं किया था, मैं वही नेहरू सेंटर में बैठ के, उन्होंने कहा कि किस नाम से बुक करें हॉल को, तो मैंने कहा मधु मूर्छना। मेरी बेटी का नाम पहले मैंने मूर्छना रखी थी, फिर उसके नाम बाद में मैंने मधुरा किया, कि मूर्छना किसी को समझ में नहीं आ गया। मूर्छना मीन्स स्वीट मेलोडी, सा रे गा मा पा धा नि सा, रे गा मा पा धा नि सा रे, इस तरह से पहले राग बनता था, एक एक ऑक्टेव बदल बदल के, तो मैंने वो नाम से बना लिया। अब देखो चाहत है तो रहा है, कुछ पैसा नहीं था, ठीक घर आई हूँ, एक प्रोग्राम मिला, क्योंकि 25,000 मुझे जमा करना था नेहरू सेंटर को। 25,000 का मुझे एक प्रोग्राम मिल गया घर आते ही, और मैंने किसी से लोन लेके वहाँ दे दिया। 15 दिन बाद प्रोग्राम करके उनको मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं लिया, क्योंकि खुद ही को करना था बुलंद। तो फिर वहीं से हमारे मधु मूर्छना शुरू हो गई, और हमारा मेन उद्देश्य होता है कि तुम लोगों को हम साथ जोड़े, क्योंकि श्रोता अभी घटती जा रही है, कलाकार का हाल बहुत दयनीय है। अगर कुछ बीमार पड़ जाए तो पैसा भी नहीं होता उनको चिकित्सा के लिए। तो हम निरंतर म्यूजिशियंस की तकलीफ में खड़े रहते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, जो हमारी सरकार की जो चाहत है कि हम विकसित भारत के नागरिक बने,
सब लोग संस्कारी बने। जब संस्कारी बनोगे तभी विश्वगुरु बनोगे। विश्वगुरु तो ऐसे हम थे पहले, लेकिन बीच में हम गिर गए। फिर से हमें वो वापस लाना है कि सब लोग शास्त्रीय संगीत को समझो। रात को कितनी भी टेंशन होना, थोड़ा सा फ्लूट या सितार जस्ट लगा दो, तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस, मैं इस पर रिसर्च किया है, साइकोसोमैटिक इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग, तुम देखोगे मिराकल हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। पॉजिटिविटी, ये 7 सुर कहाँ है? हमारे 7 चक्र में बंधे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, पूरा अनाहत, विशुद्धा, सहस्रा, 7 सुर। तो सुर सुनने से भी तुमको वो पॉजिटिविटी आएगी। सुना करो, कुछ फिल्म का सॉन्ग नहीं, अगर फिल्म है तो लता जी या किशोर जी के पुराने गाने वो सुनो, और फ्लूट, सितार, शहनाई कुछ भी धीरे से लगाओ, देखो तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। संगीत का सकारात्मक प्रभाव होता है, ये तो विज्ञान ने भी माना है। आप अब तक 50,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों से जुड़ चुकी हैं, कार्यशालाएं की हैं, तो युवा पीढ़ी से जुड़े रहने का कोई खास उद्देश्य है आपका? वही कि यही तो हमारे कल है, इसी से तो हमारा सब कुछ है, तुमसे ही तो सब कुछ है। तुम एक लड़कों से भी कहना चाहेंगे, जब भी कोई लड़की आए जिंदगी में उसको बहुत रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट से सब कुछ होता है। और तुम भी अपने बच्चों को, जब तुम माँ बनोगी, बेटे से यही कहना कि औरत को बहुत रेस्पेक्ट दे, जैसे माँ दुर्गा को हम याद करते हैं। और तुमको ये बता रहे, आज जो फिल्मों में दिखाया जाता है हीरोइन, हीरोइन कौन है? एक माँ ही है, दुर्गा ही हीरोइन है हमारी, वही हमारी नायिका है, कहाँ नहीं है वो? तो उनको फॉलो करना है हमें। हम आजकल देखिए, मैंने सिनेमा में नायिका का, पठान सिनेमा में आप देखिए, आप नायिका को देख नहीं सकेंगे, उसकी एक्टिविटीज क्या है ये, इसको रोकने की कोशिश करो, तुम ही से होगा। वो बड़ा गंदा इफेक्ट करता है। देखिए, जो हमारे फादर इन लॉ के समय में एक जो फिल्म बनता था ना, उसमें लिटरेचर को दिखाया जाता था, लिटरेचर के जो मैसेज है वो बताया जाता था। क्योंकि सब लोग तो वो मेंटलिटी से आते हैं ना, लोअर क्लास, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके घर पे वो संस्कार नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, गाली गलौज होती है, हस्बैंड वाइफ में मारपीट करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही होता है, शराब पीता है। भावना, एक चीज़ तुमको हम सिखा के जाएंगे कि ईश्वर सब कुछ करता है, लेकिन कर्म को टच नहीं करता है। ये बहुत गौर से सुनो, कर्म तो तुम्हारा अभी से शुरुआत है। और कर्म कैसे नियंत्रण होती है? 8 रिपुओं से तुम्हारे अंदर जो है, 8 रिपु क्या है? बुद्धि, लोभ, ईर्ष्या। तो अभी से अगर तुम उसको सोचने लगोगे ना, क्योंकि तुम देखते हो ना कितने लोग कितने तकलीफ में रहते हैं, वो गिर गिरा रहा है, कहाँ से हो रहा है? तो बार बार सेंट लोग ये कहते हैं अपने कर्म को करो, गीता में भी यही कहा के गए। तो कर्म को अभी से सचेत हो जाओ कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, इसका रिटर्न तो है जिंदगी में। तो उसी तरह से जो फिल्मों के माध्यम में नायिका कैसे कपड़ा पहनती थी, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होता था, कितनी सभ्य, कितनी भव्य, तो लोग भी उसको, जैसे मैंने जया बच्चन की जो साड़ी पहनना देखकर, उनकी लंबी बाल देख के मैंने अनुकरण किया कि मेरा भी लंबी बाल हो और मैं भी वैसे ही साड़ी पहनूंगी जिंदगी भर। हमने अनुकरण किया उनको। आज जो दिखाई जा रहा है, पहले देखिए एक विलन होते थे, जैसे हेलेन है, ऐसा होता था, बिंदु, नायिका कुछ नहीं करती थी, नायिका नायिका को दी थी। लेकिन आज विलन से भी बदतर ड्रेस पहनते हैं नायिका। ये नहीं होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, जो हमारे समाज को असर कर रहा है, हमारा कर्म बिगड़ रहा है उससे। हम उसको देखते हैं, मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले, ये गाना जो मैक्सिमम पब्लिसिटी में था, फेविकॉल से चिपका ले, रियली तुमको शर्म आएगा? मैं बड़ी शर्म से बोलती हूँ, ये गाना कैसे हिट हो सकता है? जब सरकार नहीं रोक पा रहे, कौन रोकेगा? तुम रोकोगे। ये हमारी बेइज्जत है, तुम इसको सहोगे? मैंने इस गाने को रट के रखा है, और मैं फिजी में थी, वहाँ एक रॉयल रेस्टोरेंट में ये गाना बज रहा था। उसका दूसरा अंतर सुन लो, तब तुमको ज्ञान खुलेगा यहाँ का। उसका दूसरा अंतरा है, मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले। जब तुम बोल रहे हो फिल्म से, एक नायिका इसको गा रहे है, कोई विलन नहीं गा रही है, एक नायिका गा रही है, और गा भी रही है एक लड़की, तब तुम क्या, हम कैसे अपना एम्पावर्ड के लिए हम क्या चिल्लाएंगे बताओ?
ये दोनों के, इसका रिवोल्ट करो तुम लोग, सीरियसली तुमको बोल रहे हैं, हम तुम्हारे साथ देंगे इसमें। ऐसे गाना फिल्मों में न दिखा जाए, उसका असर ये रेप है। वो ऐसे गाना सुनेंगे, शराब पिएंगे, उसकी विकृति होगी, कर्म खराब हो गया उसका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको सब लोगों ने कहा है, संतों ने भी कहा है, बड़े बड़े साहित्यकार ने भी कहा है, फिल्मों ने भी कह के गए कि अच्छे संगत, महामृत्युंजय मंत्र पढ़े हो ना, उसमें क्या कि इतना सुगंधित कर दो अपने आप को कि पक्के फल की तरह अपने आप गिरो, कोई पीड़ा ही नहीं हो तुमको मरते वक्त। इसका मतलब क्या है? सुगंध का क्या मतलब है? अच्छी गाना, अच्छी संगत, जो हम लोग कर रहे हैं आज, अच्छी बातें। हाँ, हमारा भी फर्ज है तुमको ये बताना। तभी तो मैं टिकट आज कल का होना था, मैं आज कैंसिल करके, हमारे पाटिल जी हमें लास्ट ईयर से मुझे बोले थे आने के लिए। हाँ, हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो ये समझ लो अभी से, बाद में नहीं। बाद में कुछ भी नहीं होता, पेड़ जब पक जाता है क्या होगा फिर? जो होगा अभी होगा। और सिर्फ तुम यहाँ इतने लोग हो, लेकिन इसको हजारों में तुम्हें बांटना है और वो गाना रोकना है। आप लोग सहमत है कि नहीं ये गाने? और कॉन्स्टेंटली ये गाने बन रहे हैं, और जो अच्छे गाने पब्लिसिटी में नहीं है, पब्लिसिटी में है ये गाने। ये तो मैंने आपको एक बताया, ऐसे हजारों गाने बन रहे हैं। अभी उस दिन गणपति के दिन मेरे घर के पास वो जो गाना बज रहा था ना, वो शब्द में उच्चारण नहीं कर पाऊंगी, वो मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैंने छी है एकदम। तो ये रोकना है, ये सबका कर्म बिगड़ रहा है। नहीं, कलाकार कलाकार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कलाकार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसे वो निभाना भी चाहिए। और बच्चों को और तुम भी आओ, तुम्हारे, हाँ तुम भी आओ, हाँ हाँ। मैं कहने ही वाली थी, मैडम ने खुद ही बुला के विद्यार्थियों को कहा कि चलो प्रश्न पूछो। आप कब से इंडस्ट्री में हो? आप म्यूजिक में म्यूजिक इंडस्ट्री तो क्या है फिर? आपकी जीवन का था। हाँ जी, बहुत अच्छा था। क्या सीखा तुम, उसको शेयर करो, उनको शेयर करो, वहाँ पर शेयर करो। अब तुम बताओ उनको क्या बोलूं? जो तुमको क्या लगा। तुमने पहली बार हम फिल्म इंडस्ट्री होती है, लेकिन हम शास्त्रीय कलाकार का इंडस्ट्री में हम लोग का अपना अलग डिवीजन, संगीत जगत होता है इंडस्ट्री में। बोलो तुमने क्या सीखा, उनको थोड़ा शेयर करो। कुछ भी तो एक पॉइंट भी तो सीखा है, बताओ। संगीत से प्रेम कीजिए, संगीत से प्रेम कीजिए। मुझे लगता है मैडम की एक क्लास रखनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। आपने कभी ऐसा कोई मूवी का फेमस गाना वगैरह गाया है क्या? नहीं, हम आज जो मैंने तुमको बातें कहा, तो दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए मैं तुमको बुलाई कि तुमने आज तक, तुम्हारे लिए मैं इतनी तकलीफ करके मैं मलाड से आई हूँ, मेरा 8 2.5 घंटा लगा देना। तुमने क्या सीखा है बताओ, आज तुमने क्या पाया? अब मूवी की बात नहीं कर रहे, तुमने आज ये सेशन से तुम्हें क्या मिला, तुमने क्या फील किया, मतलब शेयर करो। आपके अपनी लाइफ में मतलब बहुत स्ट्रगल किया है और हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, जिससे ही हम बड़े आदमी बन सकते हैं। क्या ऐसा बात है। मैम
आप ही बताइए। एक तो खुद ही को कर दिया थोड़ा सही और दूसरा और मतलब खुद पे माइक माइक इतना ही होता है अच्छा बाजार मतलब हमें खुद पे ही विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद पे काम करेंगे तभी हम दुनिया को सिखा पाएंगे। ये सब पता है आपको। पूरा संस्कार कल्चर वेरी गुड थैंक यू मैम। मैम वैसे आप वीणा बजाने वाले थे, हाँ आपको आप कब से बजाना आता है आपको ये वीणा? सीधा गाती फोटो फोटो में वो तानपुरा ये या। प्रश्न हाँ देखो आज देखो क्या है किसी को मालूम ही नहीं है तानपुरा क्या है सितार क्या है वो मुझे पूछ रहा है उसका गलती नहीं है ये उसका सीखा ही नहीं है घर से ना कि तानपुरा जो है ना इसमें सा देता है पहले लोग तानपुरा से ही गाते थे तानपुरा ये सपोर्टिंग सा जैसे सा पा सा सा ये बसता है इसमें प सा 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 तो उसको सुर लगा के जिसका जो स्केल है आज तो कीबोर्ड में लोग कर लेते हैं लेकिन पहले तानपुरा इसको बोलते हैं तानपुरा सितार नहीं याद रखना थैंक यू मैम। तो अभी जैसे वो क्या है सितार नहीं है तानपुरा मैडम ने बताया ये मैं पहले भी उनके परिचय में बता चुकी हूँ कि मैडम जितने भी पुराने वाद्य यंत्र हैं जो हम जानते भी नहीं होंगे उसके संरक्षण के लिए भी काम कर रही हैं उसके लिए उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। हमारा मन बहुत लोभी है हम चाहते हैं कि आप बात करते रहें आप गाना गाते रहें और हम बैठकर सुनते रहें लेकिन समय के अधीन है हम सब तो समापन करने से पहले एक छोटा सा गीत तुम्हारे लिए पहले एक शेर पढ़ूंगी क्या बात है किसने कहा इस हाँ वाह तेरे सिवा कई रंग खुश नजर थे तेरे सिवा कई रंग खुश नजर थे मगर जो तुझको देख चुका है मगर जो तुझको देख चुका है वो और क्या देखे वो और क्या देखे हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो तुम्हारे लिए आपने हमारी मन की बात कह दी। संगीत केवल मंच तक ही सीमित नहीं है वह सेवा संवेदना और संस्कार है इसका आप जीवित उदाहरण है सोमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अंत हम आभार प्रदर्शन से करेंगे। आज हमारी मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर आप यहाँ आई हम सभी संगीत प्रेमियों को अपने सुरों से आपने मंत्रमुग्ध किया हमारे विद्यार्थियों को आपने प्रेरित किया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके स्वर स्मृतियां बनकर हमारे भीतर सदैव बजते रहेंगी यही अभिलाषा करते हैं। हेलो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद दूंगी आपने बहुत सुंदर प्रश्न तैयार किया और आपने दिल से इसको किया है और मुझे बहुत स्टडी करके आपने प्रश्न तैयार किया मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे जो साउंड इंजीनियर के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा साउंड दिया है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या नाम है आपका? आदित्य जी नंबर दे दीजिएगा हाँ
बहुत अच्छा। और तुम्हारे लिए और एक चीज मैं गाते गाते निकलूंगी कि एक चीज मैं जाते जाते कहना चाहूंगी कि तुम हो ना तो हमारी कलाकार है। तुम्हारे प्यार से हम फनकार गाते हैं। तुम जितना हमें प्यार से सुनोगे ना हम उतना ही गा पाते हैं। तुम्हारा थोड़ा चेहरा अगर उधर चला जाता है ना हम डर जाते हैं कि कहीं तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तुम बुरा तो नहीं लग रहा है। हमारा पूरा चाहत खत्म हो जाती है। और तुम हमें इज्जत दोगे तो हम बचते हैं। और जब हम तुमसे दूर चले जाते हैं ना तो हम सब फनकारों की क्या हाल होती है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है। क्योंकि अभी जो शास्त्रीय कलाकार ना नौकरी में खुश है क्योंकि प्रोग्राम नहीं है, सुनने वाला नहीं है। मतलब हजारों की मैं बात कर रही हूँ। अब वहाँ पर उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी का क्रेज नहीं है कि नहीं हम जाके सुनेंगे उनको, और ना वो रियाज कर पाते हैं। तो तुम्ही से हम हैं। तुम्हारे लिए जो शेर मैं पढ़ रही थी कि न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है जब तुम नहीं रहते हो। यही कहूँगा कि हजारों में दिल नहीं लगता है। यही कहूँगा कि चांद सितारों में दिल नहीं लगता है। हाँ हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी तनिक होए जाए राम हमरी अटरिया पे। मैं विद्या प्रसारक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बेडेकर सर, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने की प्रेरणा दी, उनकी भी आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, उनकी भी मैं आभारी हूँ। महाविद्यालय के विभाग प्रमुख, पर्यवेक्षक, शिक्षकगण और विद्यार्थियों की मैं आभारी हूँ। डॉक्टर वाना बेडेकर व्याख्यान माला के समिति प्रमुख व उप प्राचार्य डॉक्टर महेश पाटिल सर, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ सर। कार्यक्रम के संचालन में योगदान करने वाले सभी छात्र और तकनीकी सहायता करने वाले आदित्य की मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।